ओके, तो अभी हमारा हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन का जो चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए कि किस टाइप का हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पाते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पाते हैं हेलो एल्कीन्स की, विच इज सेकेंड प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से समझिएगा इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। और इसके अंदर होता क्या है, हम हेलो एल्कीन से हमें एल्कीन मिलता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की भी रिएक्शन है, जिससे आपको एल्कीन मिलेगा डबल बॉन्ड वाला। देखिए क्या कह रहे हैं, व्हेन हेलो एल्कीन आर हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, जब आप हेलो एल्कीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH जो कि एल्कोहलिक होगा उससे रिएक्ट कराओगे, देन दे अंडरगो द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें होगा क्या कि आपका जो बीटा वाला जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन आइटम रिमूव होगा, और उसी ही समय पे साइमल्टेनियसली कह रहे हैं ना, द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम एंड साइमल्टेनियसली हेलोजन गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से हमारा हेलोजन एटम हट जाएगा। नहीं आया समझ में, अब आ जाएगा। देखो कि जैसे कि हम वही वाला बहुत दिनों से एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं ब्रोमोइथेन का, तो यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, लेकिन उसको मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। ब्रोमोइथेन तो भाई CH3 CH2Br होता था ना, यहाँ पे हम CH3 ये खोल के दिखाए, ये CH2 हो गए और ये Br हो गया। तो इसको जब हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एल्कोहलिक से। देखो मैंने आपको कल बताया था और बहुत फोकस करते हुए ध्यान दिलाते हुए मैंने कहा था कि KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्या अगर यहाँ पर एल्कोहलिक होगा तो देखो ये क्या होगी, अब एल्कीन देगा आपको, लेकिन जब KOH एक्वस था तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि K और Br आपस में मिलकर अलग हो रहे थे और OH यहाँ पे लग रहा था, जो कि आपको एल्कोहल दे रहा था जब किया था KOH एक्वस वाला था। अब देखो आज एल्कोहलिक वाला है, तो इसमें क्या होगा, तो आपने इसको हीट करा, तो क्या कह रहे हैं कि देखो भाई जिस कार्बन पे हेलोजन एटम लगा हुआ होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन एटम से जो कार्बन आपका अटैच होता है उस कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, तो ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो क्या कहा गया है डेफिनेशन में कि देखो बीटा वाले कार्बन एटम से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन एटम, तो हटा दिया। और अल्फा वाले कार्बन एटम से क्या रिमूव होगा, हेलोजन एटम, तो ब्रोमीन हटा दिया। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से Br निकला। अब ये जो H निकला और ये जो Br निकला HBr हो गया, और यहाँ पर क्या है KOH, तो HBr और KOH मिलके क्या बना दिए होंगे, KBr और H2O। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, KBr प्लस H2O लिख देता हूँ, ठीक है। अब बचा क्या, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जब एक बॉन्ड टूट गया और ये वाले कार्बन के ऊपर जब एक बॉन्ड टूट गया, मतलब इधर वाला टूट गया, तो इस वाले कार्बन एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली और इस वाले कार्बन पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली। तो देखो कुछ ऐसे हो जाएगा ये, मैं ये वाला हाइड्रोजन ऊपर करके दिखा रहा हूँ अभी आपको, तो भी सोचो बोले ये तो आपने हटा दिया था, ये कहाँ से आया, ये वाला मैंने ऊपर को घुमा दिया। और ऐसे एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है, यहाँ पे भी एक ऊपर है और एक नीचे है। तो अब देखो इस कार्बन एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ ना, क्योंकि बॉन्ड टूटा है, और ये वाले कार्बन एटम पे भी एक इलेक्ट्रॉन खाली हुआ क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड टूटा है। तो उसमें क्या होगा, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया C2H4। तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में इस बार क्या है, डबल बॉन्ड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ईथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, इथीन इसका नेम हो गया। इसका नेम ब्रोमोइथेन है, सभी जानते हैं अच्छे से।
और इसका कॉमन नाम क्या होता है? इथाइलिन भी कहते हैं इसे। कॉमन नाम इसका हो गया इथाइलिन। इथेन को इथाइल कहते हैं, इथीन को इथाइलिन कहते हैं, और इसका कॉमन नाम क्या हो गया? इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? लिखा हुआ है सिंस, अब क्या हुआ देखो, बीटा वाली पोजीशन से हाइड्रोजन हटा है और अल्फा वाली पोजीशन से हेलोजन हटा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिंस बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन एलिमिनेशन, तो इसमें क्या हुआ कि बीटा वाले हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकला है, उसका एलिमिनेशन हुआ है, तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहलाती है। और एक नाम से और जाना जाता है जो कि बहुत मशहूर नाम है। इसमें क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोजन भी हट रहा है और हेलोजन भी हट रहा है, तो इसको हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। डी का मतलब हटना, किसका हटना? हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो आ गया, हेलोजन के लिए हेलोजन आ गया, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ साथ में हट रहे हैं यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो जैसे कि भाई यहाँ पर अब मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ, पूरा खोल के नहीं दिखा रहा। ये CH3 है, ये CH है, यहाँ पर भी CH3 है, और ये उसके ऊपर बीच वाले CH पर क्या है? Br है। तो देखो, जब आप इसको किससे रिएक्ट कराओगे भाई? KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराएंगे, तो क्या रिएक्शन होने जा रही है देखते हैं ध्यान से। इसका नाम क्या होगा भाई? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, बताओ, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो गया। या फिर इसको हम आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। फिलहाल जब आप इसको KOH एल्कोहलिक से रिएक्ट कराओगे तो अल्फा कार्बन, तो ये हो गया बीच वाला जो हेलोजन इस पे लगा हुआ है, और बीटा कौन सा हो गया? तीसरा वाला भी हो गया, पहला वाला भी हो गया, किसी से भी निकाल दीजिए, बात एक ही है। तो हम इसको मान लेते हैं, मान लीजिए बीटा वाला ये है, तो ये वाले बीटा वाले से एक हाइड्रोजन हटाइए और ये वाले अल्फा से एक ब्रोमीन हटाइए, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे CH3 का CH2 हो गया, यहाँ पे CH रहा, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या बन गया? इसका नाम हो गया भाई, 3 कार्बन है तो प्रोपीन, तो प्रोपीन इसका नाम हो गया। अच्छा जी, और निकला क्या? यहाँ से H हटा, यहाँ से Br हटा, तो HBr, और जब KOH से मिलेंगे तो क्या देंगे हमें? KBr प्लस वाटर, तो KBr प्लस H2 हमें यहाँ से मिल गया। देखिए रिएक्शन हो गई। इसको हम प्रोपीन भी कह रहे हैं। इसका कॉमन नाम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है भाई एसिटाइलिन। जी हाँ, प्रोपीन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। कॉमन नेम याद रखना, बहुत काम आएंगे अगर मैं बार बार पूछूंगा। तो प्रोपीन या फिर इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। अब यहाँ तक तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं था भाई। पहले केस में बस एक अल्फा था, दूसरा बीटा था। दूसरे वाले केस में हमने देखा एक अल्फा था, तो चाहे ये वाला बीटा मानो चाहे ये वाला बीटा मानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों ही बराबर है। लेकिन अगर अब ऐसा हो जाए कि कंफ्यूजन होने लगे कि कौन सा वाला आपको बीटा कार्बन मानना है, किसको आपको ज्यादा अहमियत देनी है, तो ऐसा कब होगा? जब आपका एसिमेट्रिकल वाला हाइड्रोकार्बन होगा। ये तो भी सिमेट्रिकल था ना, जैसे इधर वैसे इधर। अब हम बात करेंगे एसिमेट्रिकल वाले की, और वो ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो पहले तो ये बताइए, ये दोनों एग्जाम्पल अब तक मैंने जितने भी आपको पढ़ाया ये सब क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए पहले, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, थ्योरी तो आप पढ़े लोगे। तो CH3
CH CH2 CH3 और ऊपर ये है Br। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो गया। अब जब आपने इसको किससे रिएक्ट कराया भाई? KOH अल्कोहलिक से रिएक्ट कराया, तो अब चक्कर क्या है? देखो अल्फा कार्बन तो यही है, लेकिन अब बीटा कार्बन कौन कौन से है? ये थर्ड वाला हो गया और एक ये फर्स्ट वाला हो गया। तो भाई अल्फा से तो हाइड्रोजन निकलना ही निकलना है, लेकिन अब हो सकता है कि भाई पहले वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले, या फिर हो सकता है दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले, क्योंकि ये दोनों ही बीटा कार्बन है, तो हम दोनों से निकालते हैं। तो देखिए इस बार हमें जो मिल रहे हैं वो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पहले अगर हमने ये वाले कार्बन से निकाला हाइड्रोजन, तो देखो ये CH3 था पहला वाला का, तो अब ये CH2 हो जाएगा, ये CH था, इसके ऊपर से ब्रोमीन हट गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और आगे CH2 CH3 ये तो ऐसे रहेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? ब्यूट 1ene, या फिर ब्यूटीन ही कह सकते हैं इसे सिंपल। एक तो प्रोडक्ट ये मिला, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है कि जब आपका ये वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन, ये वाला थर्ड नंबर वाला, इस पे से हाइड्रोजन निकले, इस पे से नहीं निकले, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन ये भी तो है, तो सही पहला वाला CH3 ही रहेगा, ये CH हो गया क्योंकि इसके ऊपर से ब्रोमीन तो निकल ही गया, और ये वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, तो एक H बचेगा फिर इसके पास, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3, तो CH3। और देखो सब में वो मिल रहा है हमें, KBr और वाटर सब में मिल रहा है, दोनों केस में KBr प्लस H2, यहाँ पे भी KBr प्लस H2 मिला हमें। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो सेकंड पे आपका डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2ene हो जाएगा इसका नाम, ब्यूट 2ene। अब इसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिले। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिला और कौन सा वाला प्रोडक्ट हमें कम मिला? मीन ब्यूट 1ene ज्यादा मेजर होगा, जो ज्यादा मिला वो मेजर प्रोडक्ट, जो कम मिला वो माइनर प्रोडक्ट। तो इसको चेक करने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फेट-ज़ेफ रूल। फेट-ज़ेफ रूल ये कहता है कि मेरे वो वाला प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा होगा, मेजर सबसे ज्यादा वो मुझे मिलेगा जो डबल बॉन्ड के अक्रॉस मेरा कार्बन जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, है ना, विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब देखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब आप इतना सा समझिए कि जिस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन की गिनती कम है, जिस डबल बॉन्ड के आसपास हाइड्रोजन के एटम की जो गिनती है वो कम है। देखो ऊपर की मैं बात करूं, ये डबल बॉन्ड है, तो इसके इधर हाइड्रोजन कितने? 2, और इधर हाइड्रोजन कितने? 1। डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कभी इधर से भी गिनना शुरू कर दो, तो डबल बॉन्ड के 2 इधर है, 1 इधर है, तो 3 हाइड्रोजन है। अब मैं नीचे की बात करूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये है, तो इसके अक्रॉस कितने हाइड्रोजन है? 1 ये है और 1 ये है, तो इसके अक्रॉस होगा 2 हाइड्रोजन। तो हमने क्या बताया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड वो कहलाएगा जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम की जो गिनती है वो कम हो। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया, ब्यूट 2ene हो गया, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसका मतलब ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो सबसे ज्यादा हमें ये मिलेगा, तो ये हमें कम मिलेगा, तो ये माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये हमने फेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग देखा। अब जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं पूरी। क्या कह रहे हैं? इफ अ हेलोएल्केन इज एसिमेट्रिकल, देखो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया एक एसिमेट्रिकल वाला हेलोएल्केन का लिया ना, इधर का हिस्सा अलग है, इधर का हिस्सा अलग है, अराउंड द अल्फा कार्बन एटम, देन 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, आउट ऑफ विच मेजर प्रोडक्ट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फेट-ज़ेफ रूल, और उनमें से मेजर कौन होगा वो आप डिसाइड करोगे फेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। अब फेट-ज़ेफ रूल होता क्या है ये नीचे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फेट-ज़ेफ रूल व्हेनेवर एन asymmetrical haloalkane undergoes elimination reaction,
तो कह रहे हैं जब भी हमारा कोई भी एसिमेट्रिकल हेलोएल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो उसमें मेजर प्रोडक्ट इज द वन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिस्टम इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। मतलब सबसे ज्यादा मेजर हमें वो वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कार्बन कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड को पहचानने की तरीका क्या है, तो उसके अक्रॉस हाइड्रोजन एटम कम से कम होने चाहिए। तो कम से कम हाइड्रोजन एटम इसमें, तो ये मेजर हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। तो ये थी भी हमारी पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है हेलोएल्केन एंड हेलोएलिन की, यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। अब पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये फीडबैक रूल वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? ओके, वेरी गुड, एक के बाद में समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए, अच्छा इस लिंक में कितना टाइम लगे हमारा? ओवर हो गई क्या? तो यहाँ पे हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी खत्म हुई एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन विद मेटल। जब हम अपने हेलोएल्केन को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तब क्या होगा? देखते हैं क्या होगा रिएक्शन विद मेटल। देखिए क्या है, तो सबसे पहले देखो हम अलग अलग रिएक्शन से मेटल, मतलब अलग अलग मेटल से हम रिएक्शन कराएंगे अपने हेलोजेंस की, सॉरी हेलोएल्केन्स की, तो हमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं सोडियम से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाला हूँ अब मैं आपको जो करा रहा हूँ, रिएक्शन विद सोडियम। 10 बार आएगी ये रिएक्शन बोर्ड के अंदर, 10 बार रिएक्शन विद सोडियम। जब हम सोडियम की रिएक्शन कराएंगे किससे? अपने हेलोएल्केन से। देखिए तब क्या होगा, और इस रिएक्शन को हम वुड रिएक्शन भी कहते हैं, WURTF, वुड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है ये रिएक्शन। और जाने मानी रिएक्शन है सेप्टर की, वुड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है समझते हैं जरा। कह रहे हैं व्हेन हेलोएल्केन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर। देखिए भाई, तो हमने क्या करना है कि एक हेलोएल्केन को सोडियम से रिएक्ट कराना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन होगी। तो कोई से भी हेलोएल्केन ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ ब्रोमोमिथेन ले लेते हैं सिंपल सा। तो ब्रोमोमिथेन CH3Br, तो कैसे लिखोगे आप? हमेशा देखिए 2 लेने पड़ेंगे आपको, एक से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ब्रोमोमिथेन लिया आपने, आप इसको रिएक्ट कराओगे किससे? सोडियम से। तो सोडियम आप 2 लेना हमेशा, और यहाँ पे फिर कह लो एक ब्रोमोमिथेन और ले लीजिए। तो ये Br और CH3, ये भी ब्रोमोमिथेन ही, लेकिन इसको मैंने उल्टा करके लिखा है। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा आपको। तो अब ये जो मेरी रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है भाई? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ये जरूरी है, नेसेसरी कंडीशन है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। तो देखो क्या होगा, एक ब्रोमीन ये वाले ब्रोमोमिथेन से निकला, एक ब्रोमीन मेरे ये वाले ब्रोमोमिथेन से निकला, और 2 Na यहाँ पर भी है। तो Na और Br मिलके क्या बन जाएंगे? NaBr मीन्स सोडियम ब्रोमाइड। तो यहाँ से 2 NaBr तो हो गए हमारे अलग, 2 NaBr तो हो गए यहाँ से हमारे अलग।
अब बचा क्या, एक CH3 ये बचा और एक CH3 ये बचा। तो अभी आपस में CH3 और CH3 मिलेंगे तो ये क्या बन गया, इथेन बन गया। ये क्या था, ब्रोमो मीथेन था। ये सोडियम मेटल था, ये भी ब्रोमो मीथेन था। तो उसको देखो, रिएक्शन को लिखने का तरीका ये है कि उस तरीके से लिखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगी। क्या करा, देखो फिर से बता रहा हूँ कि एक आपने हेलो एल्केन को सोडियम से तो रिएक्ट कराया ड्राई एथर की प्रेजेंस में, बस मैंने लिखा है। ये कैसे लिखा, सोडियम लिया और फिर इसी को मैंने पलट के ऐसे लिख दिया। तो सोडियम भी मैंने 2 ले लिए, फिर जब ये 2 लिए हैं तो ये 2Na दिया। तो अब आपने एक बात यहाँ पे नोट करी कि यहाँ पे हमने बात ये नोट करी कि सिंगल कार्बन वाले हेलो एल्कीन से हमने डबल कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनाया यहाँ पर। तो जब हम कन्वर्जन करेंगे ना, क्वेश्चन बोर्ड में कई बार ऐसा आते हैं कि भाई इस आपको ये कंपाउंड दे दे, इससे आपको ये बनाना है, कन्वर्जन जिसको कहते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने हैं उसके कन्वर्जन के। तो उसमें से वुड रिएक्शन बहुत अहम रिएक्शन है कि अगर आपको जितने कार्बन एटम वाला आपको हेलो एल्केन है, अगर उससे डबल कार्बन एटम वाला अगर आपको हाइड्रोकार्बन चाहिए तो आप वुड रिएक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कार्बन वाला हमारा हेलो एल्केन था ना, तो 2 कार्बन वाला हमें एक हाइड्रोकार्बन मिला, 2 कार्बन वाला एक हमें एल्केन मिला। अगर यहाँ पे 2 कार्बन वाला हमारा हेलो एल्केन होता तो फिर यहाँ पे 4 कार्बन वाला हमें मिलता, क्योंकि 2 इधर आते और 2 ही इधर आते, तो वो आपस में मिलके फिर ब्यूटेन बन जाता। चलो एक क्वेश्चन और है वैसे, वुड रिएक्शन का एक और करते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन आइसोप्रोपाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। वो ये वुड रिएक्शन का एग्जांपल है। आइसोप्रोपाइल आयोडाइड को जब आप किससे रिएक्ट कराओगे, सोडियम से रिएक्ट कराओगे ड्राई एथर की प्रेजेंस में। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड वैसे तो लिखने में ऐसा होगा, CH3 CH CH3। अब देखो मैंने ये आपको कॉमन नाम दिया था, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कॉमन नाम याद रखना इसलिए जरूरी होता है। ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, लेकिन हम इसको बनाएंगे ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे बनाएंगे जिस तरीके से आपके बहुत आसानी से समझ में आए। नोट्स में जैसे बना हुआ वो तो सही है, लेकिन मैं इसको ऐसे ना बना के मैं ऐसे बनाऊंगा। CH3 ऊपर लेंगे, C पर I में इधर दिखाता हूँ और CH3 नीचे लेंगे। भाई है तो ये अब भी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड ही, भाई इसको ये ऐसे है, इसको मैंने ऐसे कर दिया बस, कोई दिक्कत कौन सा है, वही चीज़ है। किससे रिएक्ट कराने यहाँ पे, सोडियम से, तो 2Na लेंगे। तो क्या होता है, इसी को पलट के इधर लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये C पर एक CH3 ऊपर, एक CH3 नीचे और एक इधर आयोडीन आ गया। अच्छा एक CH और भी तो आएगा यहाँ पर मैं CHI लिखता हूँ। ठीक है, अभी आपकी रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो जब ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तब क्या होगा, तो यहां से देखिए आयोडीन, एक यहां का आयोडीन जी, क्लास में तो सब है लेकिन अब कोई बचा नहीं है, तो बस मैं यहीं तक कि इसको रिकॉर्ड करके बस क्लास ओवर करता हूँ, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। लबीबा का भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, वरना लबीबा रेगुलर पढ़ रही थी। तो फिलहाल यहाँ से हमारा 2Na और ये एक आयोडीन इधर से लिया, एक आयोडीन हमने इधर से लिया, तो यहाँ से हमने इसको मिलाया, तो यहाँ से 2NaI अलग हो गए हमारे, 2 सोडियम आयोडाइड अलग हो गए, और क्या बचा रहा, अब देखो ये वाला CH और ये वाला CH अब आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इस टाइप से बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, और ऐसे इधर भी, यहाँ ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है। और देखोगे इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बना तो एक्चुअल में ऐसे, लेकिन इसका नाम अगर आप करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन लोगे, तो लॉन्गेस्ट चेन कैसे बैठ रही, ये 2 मत गिन लेना, यहाँ से शुरुआत करना भाई 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई ना। अरे भाई इसको मैं ऐसे खोल के तो दिखा सकता हूँ, इसको अगर मैं CH3 को ऐसे ले आऊँ, पहले CH3 को ऐसे ले आऊँ तो थोड़ा सा आपको और इजी लगेगा।
वो तो मैंने इसलिए बताया कि बना कैसे है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ, CH3 CH CH CH3, और इन दोनों CH के ऊपर क्या है, एक CH3। ठीक है, इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बातें हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, तो देखो 2 पे भी मिथाइल ग्रुप है, 3 पे भी मिथाइल ग्रुप है, और शाबाश 2 मिथाइल और 3 मिथाइल अगर दोनों सेम ही है तो उसको हम साथ में लिख देंगे, है ना, 2,3 डाई मिथाइल कह देंगे, है ना दलवीर। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा भैया। तो ये जो मैंने अभी आपको कराया, ये वुड रिएक्शन करा रहा था, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बोर्ड में 90% चांस है कि आएगी, कहीं ना कहीं काम में आपके आ जाएगी वुड रिएक्शन जो मैंने कराई है। तो आपका अगर मिस हो गया है, इसको तो 10-10 बार भी आप देखो तो कम है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। फिर भी एक बार मैं इसको अच्छे से और रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रहा था। अब भरोसा तो आपका अब भी नहीं है, अब भी हो सकता है बीच में से निकल जाओ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो होगा क्या कि जब हम किसी भी हेलो एल्केन को सोडियम से रिएक्ट कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस टाइप से रिएक्शन होती है। ये हमने हेलो एल्केन लिया, ये सोडियम लिया, ये हेलो एल्केन मैंने दोबारा से लिख रखा है, इसको लिखने का तरीका है रिएक्शन का। जैसे ये भाई ब्रोमोमीथेन था, तो इसको पलट के मैंने ब्रोमोमीथेन यहाँ पे लिख दिया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ से एक ब्रोमीन निकला, यहाँ से एक ब्रोमीन निकला, और 2 Na यहाँ से निकले, तो ये 2 Na Br बन जाएगा भाई। एक Na के साथ एक Br लगता है तो 2 Na Br वो अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो CH3 अकेला बचा, यहाँ पे CH3 अकेला बचा, ये आपस में मिल गए, तो ये CH3 इथेन बन गया। तो ये वुड रिएक्शन इतनी ज्यादा अहम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला एल्केन मिलता है किसी एक हेलो एल्केन से। भाई अगर एक कार्बन वाला हेलो एल्केन है तो उससे डबल कार्बन वाला एल्केन मिल रहा है। देखो अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन था कि भाई अगर हम मतलब इसको क्या कहेंगे हम, 2 आयोडो प्रोपेन कह सकते हैं, या फिर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड भी कह सकते हैं। तो इसको अगर आपने सोडियम से रिएक्ट कराया, तो देखो इसको मैंने लिखता तो नॉर्मली हम ऐसे हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा, मैंने वैसे लिखा जैसे आपके समझ में आसानी से है। उसको मैंने 90 डिग्री रोटेट कर दिया। जब मैंने इसको ऐसे कैसे रोटेट किया तो यहाँ पे CH का I आ गया। ऐसे ही इसको पलट के मैंने इधर यहाँ पे भी लगा दिया, बीच में Na आ गया, तो ये आयोडीन और आयोडीन 2 Na आपस में मिले तो 2 NaI अलग हो गया। फिर क्या हुआ, ये वाले बीच वाला CH और ये वाले बीच वाला CH अभी आपस में दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो ये CH इधर आ गया, तो ये ऐसे बना। लेकिन अब ऐसे बना तो आप नाम में गड़बड़ी कर दोगे, तो इसलिए बच्चे क्या करेंगे, इसको कार्बन को 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, और समझेंगे कि ये वाले 1 पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है, जो कि गलत हो जाएगा। इसको भी आप खोलो, इनको अगर सीधा मैं कर दूं तो नीचे मैंने बता के दिखा रखा है, ऐसे बन जाएगा। तो ये 4 कार्बन वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई ना। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपकी 4 कार्बन वाली चेन हो गई। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये वुड रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि आप दोनों हैं, तो मैं नेक्स्ट मेटल से रिएक्ट जब हम करेंगे तब क्या होगा तो वो और करा देता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्लियर है आपको, कोई डाउट है किसी को इसमें? दलवीर एंड लगेगा, जल्दी जल्दी मैंने बता दी। ठीक है, चलिए इसके बाद अब देखो मैं मैग्नीशियम से जब रिएक्शन कराऊंगा। हाँ पूछिए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जब हम इसको रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से, किसको, हेलो एल्केन, तब क्या होगा वो आज देख लेते हैं। बस आज इतना ही करेंगे भैया। अभी तो हमने एक ही मेटल से रिएक्शन कराई सोडियम से, जब हम इसको अब मैग्नीशियम, तो वो भी एक मेटल है, उससे रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तो रिएक्शन विद अब हो जाएगा मैग्नीशियम
सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का Mg। और इसी को हम क्या कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIG ग्रिग NARD ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब आप रिएक्ट कराते हो किसी भी हेलो एल्केन को किसी मैग्नीशियम से, मतलब मैग्नीशियम मेटल से, तो आपको क्या मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। बहुत सुनने को मिलेगा आपको ये वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भैया। तो देखो कैसे होगा, होनी सेम वैसी है कि भाई आपने एक ब्रोमोमिथेन लिया CH3Br, किससे रिएक्ट करा रहे हो आप मैग्नीशियम मेटल से, ओके करा दीजिए। कंडीशन वही होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है आपको ये। तो होता क्या है जब भी आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओ ना, तो देखो बस इतना सा करना, वेट नाउ am I audible? हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो आपने के लिए एक ब्रोमोमिथेन लिया, ब्रोमोमिथेन लिया, तो आप इसको किससे रिएक्ट कराओगे आप एक मेटल से, जो कि यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम है। तो जब मैग्नीशियम से आप रिएक्ट कराओगे और कंडीशन वही है सेम कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप कराओगे, तो जब आप मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हो किसी भी हेलो एल्केन को, तो हमेशा याद रखो कि न तो Br हटेगा, बस मैग्नीशियम क्या है हमेशा आपके हेलोजन और कार्बन एटम के बीच में आ जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसी को कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, CH3 ये है, बीच में क्या था Br था ना, तो Br और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा मैग्नीशियम आ जाएगा बस। तो Mg प्लस और Br माइनस इस साइड पे, मतलब CH3 पे Mg लग जाएगा, ठीक है। हुआ क्या, देखो ऐसा समझो कि ब्रोमीन हटा, ध्यान से समझिए, एक का बता रहा हूँ मैं, बाकी सबका डायरेक्ट करेंगे कि Br हटा ब्रोमीन हटा यहाँ से, तो मैग्नीशियम आके लग गया, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अब ये जो हमारा मैग्नीशियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये जो हमारा ब्रोमीन निकला उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोसिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ब्रोमीन भी इसके साथ ही रहेगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि भाई मैग्नीशियम कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ गया। फिलहाल इसको हम कहेंगे क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नेम हो गया। और ये क्या है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये इस टाइप के जितने भी आपको कंपाउंड दिखेंगे वो सबके सब क्या कहलाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। मतलब एक ऐसा मेटेलिक कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो इसका, CH3 CH के ऊपर आयोडीन है, और भाई इधर भी CH2 है और इधर CH3। क्या कर रहे हो आप, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करा रहे हो, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखिए इसमें भी क्या होगा,
यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम है ये कार्बन और आयोडीन के बीच में आ जाएगा बस, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम वैसे रहनी है। तो फिर क्या हो जाएगा CH3 CH के ऊपर क्या आ गया Mg, और Mg पे क्या लगेगा आयोडीन लगेगा, और इधर CH2 और ये CH3 सब के साथ ऐसे रहेंगे। तो ये भी क्या बन गया, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। इसका नाम क्या होगा भाई, सेक ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कैसे, देखो ये हमारा ब्यूटेन है, ब्यूटेन की सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या लगा हुआ है, मैग्नीशियम आयोडाइड वाला कंपाउंड लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे कहेंगे, सेक ब्यूटाइल। ठीक है, इसका नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि भाई सेकंड की पोजीशन पे है ना, तो सेक फिर क्या कहोगे, मैग्नीशियम आयोडाइड नहीं कहोगे, कभी ये कहने लगो सेक मैग्नीशियम आयोडाइड ब्यूटेन, नहीं, सेक ब्यूटाइल। क्योंकि जैसे इसके अंदर भी हमने मिथाइल ग्रुप का नाम पहले लिया था, इसको बाद में लिया था मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसमें भी हम पहले ब्यूटाइल ग्रुप पहले लेंगे, तो सेक ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मैग्नीशियम आयोडाइड मतलब मैग्नीशियम और हेलोजन जो है वो हमेशा बाद में नाम लेना है आपको। तो सेक ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका नेम हो गया, जो कि एक टाइप का क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है भाई, अब और आगे देखते हैं इसमें। चलो इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब आगे क्या करें, इन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम इज कोवेलेंट। ये तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितने भी बन रहे हैं तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवेलेंट है ना, बट हाईली पोलर। लेकिन ये जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है, क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो भाई मैग्नीशियम का मुकाबले तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या कर रहा होगा, मैग्नीशियम से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाह रहा होगा, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अब क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑन द अदर हैंड मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड इज परफेक्टली आयनिक। तो देखो क्या होगा, जैसे कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप R भी लिख सकते हो, मतलब कार्बन की कोई भी लंबी सी चेन, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे जैसे कि इसमें देख लो, तो कार्बन जो है जब मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन खींचने चाह रहा होगा, तो जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव और मैग्नीशियम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। इन दोनों का है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन ये कैसा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसमें चार्ज आ रहे हैं। और अब यहाँ पर हमारा कोई सा भी जो हेलोजन है, जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, तो हेलोजन के लिए हम X सिंबल का यूज करते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हेलोजन और मैग्नीशियम के जो बीच का बॉन्ड है वो परफेक्टली आयनिक बॉन्ड है, ये मैंने आपको बात पहले भी बताई दी। ठीक है, वही बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट बुलेट में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो हाई रिएक्टिविटी एंड रिएक्ट विद एनी प्रोटॉन सोर्स। क्या कह रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं और एंड रिएक्ट विद एनी प्रोटॉन सोर्स टू गिव हाइड्रोकार्बन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट से, मतलब ऐसे सॉल्वेंट से जो प्रोटॉन दें, प्रोटॉन का मतलब क्या, H+ आयन, H+ का मतलब प्रोटॉन ही होता है ना, तो कोई से भी ऐसे सॉल्वेंट से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करा दो जिसमें H+ आयन हो, तो वो हमें क्या देगा, फिर एक हाइड्रोकार्बन देगा। ये लास्ट रिएक्शन है, बस इसको देख लो फिर छुट्टी। कोई सा भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं और उसकी हम एक ऐसे सॉल्वेंट से रिएक्शन कराते हैं जिसका अंदर प्रोटॉन हो। भाई जैसे कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं एक बार, CH3 CH2 Mg Br। ठीक है, Mg Br, तो ये क्या है, एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई 2 कार्बन के लिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसको आप किससे रिएक्ट कराओगे, किसी भी प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर सबसे अच्छा प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर को ले लो, तो वाटर में क्या होते हैं H+ और OH-।
हाँ जी, नाउ एम आई ऑडिबल? मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एक इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया और उसको हम सिंपली वाटर से रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि वाटर आपको क्या देता है, H+ और OH- आयन देता है। तो वाटर को H2O न लिखे, मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ भाई, OH और H है तो H2O। क्या होगा यहाँ पर देखिए कि Mg, Br और OH ये आपस में एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। Mg, Br और OH ये आपस में साथ में हो गए, तो ये कह देंगे हमें Mg, OH बीच में लिखते हैं और Br, इसका नाम होता है भाई हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखो बचा क्या, अब ये वाले CH2 कार्बन पे एक वैलेंसी खा लिया और यहाँ पे एक H भी खा लिया, तो ये एक H CH2 का आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या हो गया, इथेन। तो ये तो कहा जा रहा था आपसे कि आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप प्रोटॉन वाले सॉल्वेंट से रिएक्ट कराओगे तो वो आपको एक हाइड्रोकार्बन देगा। ये तो हुआ, तो देखो यहाँ पे OH, Mg और Br ये सब आपके अलग हो गए, Mg, OH, Br जिसको हम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी कह रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एक एल्कीन विच इज इथेन ये अलग हो गया, ठीक है भाई। ये एक हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज भाई सारे हेलो एल्केन्स की कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम अरीन्स वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, हेलो अरीन्स वाला। तो ये बताइए आज की क्लास के अंदर आपको कोई भी अब डाउट रह गया हो या समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए, जितने भी आपने अटेंड करा उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये रिएक्शन समझ में आई, ठीक है। बाकी अगर कुछ छूट वगैरह गया है आपका, वैसे तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।